बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुल्क भर में गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जो ज़िली इंतज़ामिया है उसको ये हिदायत दी गई हैं कि उन तमाम गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाए कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। अब ज़्यादा फ़ोकस तो ज़ाहिर है कि अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर है, क्योंकि गैर मुल्की जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन की है। पेशावर की ज़िली इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर मीडिया को बताया है कि आज जो कार्रवाई की गई पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफ़गान हैं उनको पकड़ा गया। उनको जुमा खान होल्डिंग सेंटर नासिर बाग रोड पेशावर मुंतकिल किया गया, जहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी अफ़गानिस्तान भेज दिया जाएगा। ये तादाद जो है ज़राए ने हमें बताई है कि ये 200 अफ़गान बाशिंदे हैं, यानी 200 अफराद को सिर्फ पेशावर में पकड़ा गया है। अब बाकी अज़ला में भी पिछले एक व्लाग में मैंने आपको अदाद शुमार बताए थे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ जो कैंप्स हैं 43 कैंप्स हैं, और इन कैंपों के अलावा भी जो एक निशानदेही की गई थी। एक तो वो तादाद है कि जो कैंपों के अंदर है, और एक वो अदाद शुमार इकट्ठे किए थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, महकमा दाखिला ने, कि कितने अफ़गान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ़ अज़ला में मुकीम हैं। अब पेशावर की ज़िली इंतज़ामिया ने कहा है कि पुलिस के साथ मिलकर रोज़ाना की बुनियाद पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जैसे तहकाल का इलाका है, गुलबहार का इलाका है, कम्बोआड का इलाका है, हयाताबाद है, बोर्ड बाज़ार है, और इससे मुल्हिका जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर जब पुलिस गई, छापा लगाया, ज़िली इंतज़ामिया के लोग गए, तो बहुत सारी दुकानों के ऊपर और बहुत सारे मकानात के ऊपर ताले लगे हुए हैं। और इन तालों का मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि ये अफ़गान शहरी जो हैं, जो यहाँ पर मुकीम थे या यहाँ पर कारोबार करते थे, ये वापस जा चुके हैं अफ़गानिस्तान। और कुछ इतलात ऐसी भी थी कि ये लोग अपने इन शहरी इलाकों से यहाँ से तो निकल गए हैं और कुछ देही इलाकों में ये रोपोश हो गए हैं। अब इस अमर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अफ़गान बाशिंदे जो हैं किस तरह दरबदर हो गए हैं, किस तरीके से ये मुश्किल सूरत हाल से दो-चार हैं, और इस हवाले से फ़ौरी तौर पर कोई रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ज़ाहिर है कि एक फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, अपने कवानीन के तहत किया है। ये तो कोई गैर कानूनी तो फ़ैसला है नहीं हुकूमत पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है, और पाकिस्तान के कवानीन का एहतराम होना चाहिए। जिस तरह मैं और आप नहीं जा सकते अफ़गानिस्तान बग़ैर वीज़ा के। तो लेकिन मुश्किल सूरत हाल में अफ़गान ख़वातीन हैं, अफ़गान बच्चे हैं, अफ़गान बूढ़े हैं, और इनकी जो एक सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर भी, और जो मुंतकिल हुए हैं उनके लिए भी अफ़गानिस्तान के अंदर भी शदीद मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर शदीद सर्दी है, और जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर तो शदीद सर्दी है। और ज़ाहिर है कि इनको फ़ौरी तौर पर छत की भी ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत है, ईंधन की भी ज़रूरत है, मुसलसल खुराक और पानी की भी ज़रूरत है, मेडिसिन की भी ज़रूरत है। बहरहाल इस पे हम इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्योंकि ये सैकड़ों की तादाद में लोग नहीं हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग नहीं हैं। ये अफ़गानिस्तान के लाखों अवाम की नज़रें भी इस मामले के ऊपर हैं, और बैरून मुल्क जितने भी अफ़गान हमारे बहन भाई हैं उनकी भी नज़रें इस मामले के ऊपर हैं। और पाकिस्तान में भी अभी तक लाखों अफ़गान शहरी जो हैं वो मौजूद हैं, और जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनकी तादाद भी लाखों में है, क्योंकि अभी तक जो वापस जा चुके हैं वो इतनी तादाद नहीं है कि जिसके की बुनियाद पर यह कहा जा सके कि तमाम गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की हैं या जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान बाशिंदे हैं पाकिस्तान में, वो वापस सारे के सारे चले गए। सारे के सारे वापस नहीं गए, कुछ रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं वहाँ से आदाद शुमार भी आ रहे हैं। स्पिन बोल्दक, चमन बॉर्डर के ऊपर तोरखम जो एक सरहदी पॉइंट है, इस गेट के ज़रिए कितने अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं। इसी तरह पक्तिया और पक्तिया के मकाम पर गुलाम खोन, अंगूराडा, खरलाची, यहाँ से भी जो है वो महदूद तादाद में अफ़गान ख़ानदान जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम उलमाए कराम को, मशाइख कराम को बुलाया जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं,
اور ان کے ساتھ انہوں نے بات کی، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بات کی، افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس سارے معاملات کے حوالے سے بات کی، خصوصاً جو ایک ٹی ٹی پی کا ایک معاملہ ہے اس حوالے سے جو پاکستان کا فیصلہ ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیا۔ اس پر ہم نے کل تفصیلی بات کی تھی کہ پاکستان نے افغان پالیسی اکثر تبدیل کر دی ہے، اور وہ دکھ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے کچھ اقدامات سے، کچھ حکومت کے فیصلوں سے، ریاست پاکستان کے کچھ فیصلوں سے، کہ اب ماضی کی جو غلطیاں افغانستان کے حوالے سے کی گئی تھیں ان کا کفارہ جو ہے اس کا وقت آ گیا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اب اس حوالے سے سارے معاملات کو جو ہے یہ ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا تنازع کڑا رہا، اس پر بات ہوتی رہی، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ پاکستان کے آرمی چیف نے جب علماء کرام کے سامنے تقریر کی اور جب وہ سامنے کھڑے تھے اور بات کر رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا۔ یعنی یہ ایک بہت ہی مذاق خیز قسم کی بات ہے کہ جہاں پر یعنی جی ایچ کیو کے اندر یہ ملاقات ہوئی تھی علماء کرام کی، اور جی ایچ کیو کے اندر جانا اور پھر وہاں پر آرمی چیف کے سامنے بیٹھنا، پھر آرمی چیف کو اپنے سامنے بلٹ پروف شیشہ لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جب اتنا سیکیورٹی کے مختلف حصار سے آپ گزرتے ہیں اور آرمی چیف تک پہنچتے ہیں۔ یہ انتہائی ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا پاکستانی فوج کے خلاف بھی، پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف بھی، کیونکہ وہاں پر کوئی شیشہ نہیں لگایا گیا تھا۔ مولانا طاہر اشرفی نے اس حوالے سے بات کی، اور جو خیبر پختونخوا کے خطیب ہیں اور مسجد محمد خان کے محتمم ہیں مولانا طیب قریشی نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ خود موجود تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور اس پروپیگنڈے کو بھی انہوں نے انتہائی مذاق خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں اس پروپیگنڈے کو، کیونکہ وہاں پر آرمی چیف کے سامنے کوئی بلٹ پروف شیشہ جو ہے وہ نہیں لگایا گیا تھا، اور لعنت اللہ علی الکاذبین انہوں نے پڑھا۔ اسی طرح مولانا طاہر اشرفی جو وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی اور اس چیز کو رد کر دیا، اس پروپیگنڈے کو۔ بہرحال پاکستان کا سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک چیز چلتی رہی، یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل رہی، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جیسے علماء کرام سے یا مشائخ کرام سے آرمی چیف کو کوئی خطرہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی ہے، ظاہر ہے کہ بنیادی نقطہ جو ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی کا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں یا افغان طالبان ہوں، وہ ایک مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اور جن علماء کرام سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، یعنی اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی تھے اس ملاقات میں کہ جس اسکول آف تھاٹ سے طالبان تعلق رکھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ پاک افغان کشیدگی کے خاتمے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر صرف ملاقات کی حد تک ہے، اگر صرف ایک فیصلہ ہے، ایک پالیسی ہے، اس کی حمایت کے لیے بیان جاری کرنا یا اس پہ بات کرنا یا اس پہ ایک پریس ریلیز جاری کرنے کی حد تک ہے، تو پھر تو یہ ایک ٹھیک خبر ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے، یہ خوشگوار خبر ہے کہ جی آرمی چیف نے یہ کہا اور جواب میں علماء کرام نے یہ کہا اور علماء کرام نے پاکستان کی پالیسی کی حمایت کی۔ لیکن اب عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ عملی طور پر کیا علماء کرام افغانستان جا سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا افغانستان کے علماء کرام پاکستان آ سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کیا کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے؟ کیا اس مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک میز پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یا بالکل وہ بات چیت کا چینل بند ہے؟ حالانکہ کہیں سے بھی یہ کوئی خبر ایسی موصول نہیں ہوئی ہے، نہ افغانستان کی جانب سے نہ پاکستان کی جانب سے، کہ جی بات چیت بالکل نہیں ہوگی، مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے، ٹیبل ٹاک بالکل نہیں ہوگی۔ ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، اور پچھلے دور حکومت میں ایک تجربہ ہم نے کیا ہے مختلف ایسے وفود بھیج کر کے جن میں قبائلی علاقوں کے لوگ بھی شامل تھے، کہ جن میں سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے، اور ایک وفد گیا تھا مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں علماء کرام کا، تو کیوں نہ اس مکتبہ فکر کے علماء کو اکٹھا کیا جائے اور غیر سیاسی علماء کرام کو اکٹھا کیا جائے، غیر سرکاری علماء کرام کو اکٹھا کیا جن کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، جن کا کوئی ایسا ویسا کوئی مفاد نہ ہو۔ تو یہ علماء کرام افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں، یہ علماء کرام پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ جی
तालिबान के अंदर जो सरकर्दा लोग हैं वो पाकिस्तानी मदारिस से फ़ारिग़ التحصیل हैं। मौलाना समीउल हक शहीद जो हैं ये उनको अपना बच्चा करार देते थे। यहाँ पे वो पढ़े हैं, यहाँ पे वो रहे हैं, इनके रिश्तेदार अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी उलमाए कराम के जो राब्ते हैं वो भी उन तालिबान के साथ है, अफ़गान तालिबान के साथ उनके रवाबित हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनके असातिज़ा जो हैं अफ़गान तालिबान के वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मदारस के वो मुंतज़मीन हैं। तो क्यों ना एक ऐसी कोशिश की जाए कि पाकिस्तान जो चाहता है अफ़गान हुकूमत से वो मसला भी हल हो, जो जायज़ मुतालबात हैं एक दूसरे के वो सुने जाएं और बैठ कर ये तय किया जाए कि जी कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मसला है, कौन से वो मसाइल हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को मसाइल हैं, या पाकिस्तानी अवाम को मसाइल हैं, या अफ़गान अवाम को मसाइल हैं। ज़ाहिर है कि मसला तो फिर बनता है अवाम का, अफ़गानिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के अवाम का। अगर आप देखें कि एक रद्द-ए-अमल में यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, TTP अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे, अफ़गान हुकूमत TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये पाकिस्तान के मुतालबात हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर ये अफ़गानिस्तान ने जब ये सारे मुतालबात नहीं माने तो रद्द-ए-अमल के तौर पर ये एक फ़ैसला किया गया कि जब अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकाला जाए, एक प्रेशर डालने के लिए अफ़गान हुकूमत के ऊपर। सफ़र कौन हो रहा है? सफ़र आम इंसान हो रहे हैं, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, और फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब लोग, ऐसे गरीब लोग कि जिनके पास फिर अपना कोई सरमाया नहीं है, कोई घर, कोई छत उनके पास नहीं है। तो ऐसे फ़ैसले किए जाएँ कि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं। सबसे पहला जो रिश्ता है वो तो इंसानियत का है। इसके बाद फिर आप देखें कि एक दीन का रिश्ता जो है, इस्लाम का जो रिश्ता है, ये इसमें आपस में बंधे हुए हैं। अच्छा, फिर आप ख़ुसूसन जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप बात करें तो अच्छा, ये सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात नहीं है। आप सिंध में देखें, आप बलूचिस्तान में देखें, इन्हीं अफ़गान मुहाजिरीन के साथ पाकिस्तानियों के रिश्ते हुए हैं। ये ऐसे इज़्दिवाजी रिश्तों में बंधे हुए हैं। ये बिल्कुल बात छोड़ दें कि जी एक अफ़गानिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा एक पड़ोसी के साथ ताल्लुकात की नोइयत के हवाले से अगर बात की जाए, और फिर जब आप सरहदी देहात के हवाले से बात करें तो ख़ानदान उस सरहदी पट्टी जो है उसमें मुनक़सिम है। अफ़गानिस्तान की उस तरफ जो कबीला है वही कबीला पाकिस्तान की तरफ भी आबाद है। तो ये एक ऐसे रिश्ते हैं कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तो फिर क्यों इंसान सफ़र हो रहे हैं, फिर क्यों आम लोग जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं? दोनों हुकूमतों की बाहमी कशीदगी की वजह से। तो उलमाए कराम जो हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको बताया कि अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है, छानबीन हो रही है, बाकायदा जो नज़र आ रहा है उनके कागज़ात चेक किए जा रहे हैं, उनके कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं, उनके कारोबारी जो मराकज़ हैं वहाँ पर छापे लगाए जा रहे हैं, जो इनके रिहायशी मकानात जहाँ जहाँ पे ये रिहाइश पज़ीर थे वहाँ पर छानबीन की जा रही है। तो एक मुश्किल सूरत हाल है अफ़गान मुहाजिरीन के लिए भी। और देखना अब यह है कि रियासत पाकिस्तान क्या करती है, अफ़गान हुकूमत का क्या रिस्पांस होता है, और बीच में एक मदद लेने की जो कोशिश जारी है उलमाए कराम से, ये कोशिशें किस हद तक जो है मददगार साबित हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।